हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो भी साउथ कोरिया से है। तो आप सोच रहे होंगे कि साउथ कोरिया से इतने सारे वीडियोस क्यों आ रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये वीडियो रेडी था तो आज सोचा कि ये अपलोड कर दूं। और लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारे नए वीडियोस बहुत सारे दूसरे देशों से आने वाले हैं। तो चलिए एक झलक देख लेते हैं कि आने वाले वीडियोस कौन से देश से होने वाले हैं और किसके बारे में होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो है कि इंडिया लूजेस पेशेंस एंड गिव्स अल्टीमेटम टू रशिया। बिल्कुल ऐसे ही जो है हेडलाइन जो है वो लिखा हुआ है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि अंदर में जो होगा वीडियो का जो कंटेंट होगा वो किसके बारे में है, तो वो हम देखेंगे। और काफ़ी सारे कमेंट्स भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और जो वीडियोस मैं बोल रहा हूँ उनमें से सब वीडियो में ही बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट सेक्शन है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको वीडियो देख के। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर की रिसेंट जो मीट हुई थी उसके बारे में। और इसके बारे में मैं आपको जापानीज़ कमेंट्स भी पढ़ के सुनाऊंगा। उसके बाद जो वीडियो है वो है पोर्तुगीज मीडिया अबाउट वैष्णविज्म। काफ़ी सारे नए चीज़ें मैंने एक्सप्लोर किया। पता नहीं था कि ब्राज़ील, पोर्तुगल, ये जो पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्रीज़ है वो वैष्णविज्म के इतने बड़े भक्त है, मुझे पता ही नहीं था। एंड आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि वैष्णविज्म से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है पोर्तुगीज़ मीडिया में या फिर पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में, उन सारे वीडियोस में ही बहुत सारे व्यूज़ है और बहुत सारे कमेंट्स है और पॉजिटिव भी है। तो एनीवे उसके बाद का जो वीडियो है वो है जापानीज़ मीडिया ऑन हाउ इंडिया ओवरकेम द कोविड क्राइसिस सो क्विकली। तो ये सारे वीडियोस आपके लिए एक एक करके आने वाले हैं। और सारे ही वीडियोस में कमेंट सेक्शन है बहुत लंबा और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स को मैंने सिलेक्ट किया है और आपको वीडियो देख के बहुत मज़ा आएगा। तो एनीवे चलिए आज का वीडियो देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट पैसिफिक कमांड दुनिया की सबसे शक्तिशाली फ्लीट्स में से एक मई 2018 में एक सरप्राइज अनाउंसमेंट किया था। अनाउंसमेंट में कहा गया है कि उनका जो नाम है द यूएस पैसिफिक कमांड, जो स्थापना के बाद से 71 साल तक कायम रहा है, वो बदलकर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया जाएगा। ऐसे कमांड का नाम बदलना जो यूएस कॉन्टिनेंटल कोस्ट छोड़कर इंडिया के ईस्ट कोस्ट से पैसिफिक ओशन तक, जो दुनिया के आधे से भी ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करता है, वो यूएस स्ट्रैटेजिक इंटेंशन है जो इंडिया के साथ कोऑपरेशन को मजबूत करके चाइना के इमरजेंसी को रोकना चाहते हैं। रिसेंटली कुछ सालों में बेल्ट और रोड का लाभ उठाकर और नेवल पावर को मजबूत करके चाइना इंडिया पैसिफिक रीजन में तेजी से बढ़ाया अपना इन्फ्लुएंस। और इसी के रिस्पॉन्स में यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ क्वाड को मजबूत कर रहे हैं। यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी साउथ कोरिया की न्यू साउथर्न पॉलिसी के साथ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शनल रिलेशन है जो देश की डिप्लोमेसी के लिए एक न्यू की पिलर के रूप में एशिया और इंडिया को गले लगा रहे हैं। इसी इक्वेशन में केआईपी ने एक्स वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक स्टडी किया जो कोरिया के लिए बेस्ट आउटकम लाने में मदद कर सकती है। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इस वीडियो। यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और कोरिया के रिलेशन से कोरिया ऐसा कुछ कदम ले सकता है जैसे यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में एशिया पैसिफिक रीजन में सेंट्रल एक्सिस को नॉर्थ ईस्ट एशिया से वेस्टर्न एशिया और इंडिया तक को हटाना उनका एम है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जून 2019 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट जारी किया था और चीन के खिलाफ ओमनी डायरेक्शनल कंटेनमेंट को रोकने के लिए भी चुनौती दे रही है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी स्पेसिफिकली अपना इरादा का खुलासा किया है। उनके मुताबिक उनका इरादा है एक सुरक्षित और एक समृद्ध इंडो पैसिफिक रीजन को मेंटेन करके फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को डिसीजन 2018 में था, लेकिन ये जो न्यूज़ है बहुत रिसेंटली अपलोड हुआ है। इसके अलावा एशिया और इंडिया इस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के बारे में एक कॉम्प्लिकेटेड व्यू रखते हैं। इन देशों को उम्मीद है कि यूएस चाइना के इन्फ्लुएंस को कमजोर करेगा, लेकिन साथ ही यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को चीन के खिलाफ सिर्फ एक साफ नियंत्रण नीति के रूप में जैसे देखी जा रही है, वो इसके खिलाफ है। एशिया और इंडिया दोनों चाइना को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत से अग्री करते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन से भी बचना चाहते हैं जहां उन्हें यूएस और चाइना के बीच में एक साइड लेना पड़े। जून 2019 में एशिया ने इंडो पैसिफिक पर एशियन आउटलुक को अपनाया है
और इस रीजन को एक मल्टीमीडिया कोऑपरेशन बॉडी की मदद से सभी के लिए डेवलपमेंट और समृद्धि के रूप में जोड़ दिया है। 위한 공간임을 강조하며 아세안 다자 협의체를 통해 포용적인 협력을 이끌어 나가겠다고 밝혔습니다. पर्टिकुलरली एशियन हाइलाइट्स कोऑपरेशन है उनके इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर प्रिवेंशन, जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के एंटी इंडिया सेंटिमेंट को ऑफसेट करना चाहते हैं। इंडिया के लिए ये क्वाड में भी भाग ले रहा है। चीन को कंटेन करने के लिए ये कंसल्टेटिव बॉडी है, लेकिन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के विशेषता के खिलाफ जाना चाइना को आइसोलेट करने की कोशिश है। कोरिया के न्यू साउथर्न पॉलिसी के साथ यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का एक स्ट्रेंज डायनामिक्स है जो ऑमनी डायरेक्शनल कोऑपरेशन की इंटेंशन रखता है। 를 가지고 있습니다. जब दोनों स्ट्रैटेजीज एशिया और इंडिया को को रीजन मानकर जियो पॉलिटिकली कंसिस्टेंसी दिखाएगी, तो अमेरिका और चाइना के बीच चुनने से कोरिया भी मुक्त नहीं रह सकता। 중국이냐의 선택지에서 자유로울 수 없다는 문제를 안고 있습니다. और यही कारण है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की शुरुआत में कोरिया का एम्बिजियस एटीट्यूड दिखाने का। या तो यूएस या तो चाइना को चुनने की दुविधा में पड़ने से बचने के लिए कोरिया को सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। 인텔 전략과 접점이 닿는 분야의 협력을 추진하는 것이 필요합니다. 2019년 इसमें कोरिया और यूएस इकोनॉमी, गवर्नेंस और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के पीसफुल कोऑपरेशन के रास्ते तलाशते हुए सहमत हुए दोनों पॉलिसीज की कोलैबोरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए 또 합의했는데요. KF는 이 합의의 기초에 두 정책 간 교집합을 찾기 KIAP ने दो पॉलिसीज के इंटरसेक्शन को खोजने के लिए स्टडी किया है। जब आप रिसर्च आउटकम को करीब से देखते हैं तो स्टडी में वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडियन कोऑपरेशन पर ध्यान देने की सुझाव दिया है। 산업별로 살펴보면 디지털 분야에서 और जब इंडस्ट्री की बात आती है तो आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल कोऑपरेशन टू स्टैब्लिश डिजिटल स्टैंडर्ड, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन और इन्हांसमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटी और वाटर रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मेकोंग एरिया, इन सारी चीज़ों को मेजर कोऑपरेशन के सेक्टर के रूप में चूज की गई है। 비전통 안보 협력의 경우 और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के मामले में एशियन में क्लाइमेट चेंज, मेकोंग एरिया में ड्रॉट्स एंड फ्लड्स की प्रिवेंशन को सपोर्ट, कोविड-19 रिस्पांस के लिए स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी और मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट के लिए बिल्डिंग कैपेसिटी, इन सारी चीज़ों को कोऑपरेशन के प्रॉमिसिंग एरियाज के रूप में प्रस्तावित किए गए हैं। 열린 한미 हाल ही के कोरिया यूएस सम्मेलन में इंडो पैसिफिक रीजन की समृद्धि के लिए दोनों देश आपसी सहयोग पर सहमत हुए हैं। कोरियाज न्यू साउदर्न पॉलिसी और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के बीच इंटरकनेक्टेड कोऑपरेशन में एशियन और इंडिया से सपोर्ट लेने के लिए ऐसी कोऑपरेशन प्रोजेक्ट को खोजना और बढ़ावा देना इम्पोर्टेंट है, जो कि इन देशों की ज़रूरतों को दर्शाता है। 중요할 것으로 판단됩니다. तो वीडियो के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यूएस तो अभी काफ़ी सारे पैतरे आजमाएंगे इंडिया को वू करने के लिए, क्योंकि इंडिया की ज़रूरत है और इंडिया को ये देखना है कि कैसे यूएस से फ़ायदा उठाया जाए। मैं आज कुछ एक दूसरे एस्पेक्ट में बात करूँगा, इससे रिलेटेड है लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी है। तो सबसे पहले तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने इतना प्यार दिया मेरे पिछले वीडियो में, जो कि कोरिया से रिलेटेड ही था और बहुत सारे, लेकिन उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली। कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स था और जो नेगेटिव था वो भी मैंने कुछ पढ़ के सुनाया, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने के बाद बहुत सारे इंडियंस जो है उस वीडियो में जाके बहुत ही रीजनेबली आर्ग्यू किया है। जिन रेसिस्ट कोरियंस ने इंडिया के बारे में ख़राब चीज़ कहा था, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो वहाँ पे गए बहुत ही अच्छी तरीके से एक रीजनेबली लॉजिकली लोगों को समझाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से उनको धोया भी है, लेकिन एक डिग्निटी मेंटेन करके, और बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों को समझाया है जो कि रेसिस्ट इग्नोरेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो कमेंट है कि उसने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते क्या हैं। बहुत सारे लोगों को इसको लेके मिसकंसेप्शन है, सब मान लेते हैं कि थर्ड वर्ल्ड मतलब पुअर है या फिर इकोनॉमिकली अनडेवलप्ड है, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं। तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया, ये एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है। और इनफैक्ट ऐसे जो इंडियंस उस कमेंट सेक्शन में जाते हैं और उनको समझाते हैं तो वो भी समझ जाएंगे कि इंडियंस जो है कितना नॉलेज रखते हैं। मेरा भी आपसे यही सजेशन रहेगा कि कुछ कमेंट्स थे कि इंडिया इज़ ग्रेट, इंडिया इज़ नंबर 1,
ये तो पैट्रियोटिक है, ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा है कि कोरियंस को जो या फिर दूसरे लोगों को जो आप रिप्लाई कर रहे हैं जो रेसिस्ट है या फिर इंडिया के बारे में जो इग्नोरेंट है, उनको इंडिया महान है, हमारा देश महान है, ये ना लिख के लॉजिकली ऐसे आर्गूमेंट पेश कीजिए कि वो कुछ मतलब वो दंग रह जाए और कुछ काउंटर रिप्लाई कर ही ना पाए। क्योंकि तेरा देश महान है, मेरा देश महान है, ये जो आर्गूमेंट है ये बेसिकली बहुत चाइल्डिश और इमेच्योर लगते हैं। लेकिन अगर आप एकदम रीज़न वाइज अपना ज्ञान का प्रदर्शन करके उन लोगों को काउंटर करते हैं तो वो लोग भी कुछ फिर वो लोग इमेच्योरली रिप्लाई करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि जब काउंटर आर्गूमेंट कुछ करने के लिए कुछ है नहीं, दे आर लिटरली स्टन्ड बाय द रिप्लाईज फ्रॉम इंडियंस। तो ये जो है सबसे बेस्ट रिप्लाई है और वो उन लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मीडिया जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि मतलब मैं कुछ भी दिखा दूँ इंडिया के बारे में, कौन सा कोई इंडियन देखने वाला है, और अगर कोई इंडियन देखता भी है तो कौन सा कोई उनको समझ में आने वाला है। तो ये जो मीडिया आउटलेट्स है जो फेक इंडिया के बारे में फेक न्यूज़ या फिर इंडिया के बारे में सिर्फ वन साइड स्टोरी दिखाते हैं, आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि सम्राट चौधरी अब आ गए हैं और जो आपको उन वीडियोस को ट्रांसलेट करके इंडियंस तक पहुंचा देगा। तो आप कुछ भी मत दिखाइए अपने मीडिया में, क्योंकि जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है वो मैं इंडियंस तक पहुंचा दूंगा और फिर जो है इंडियंस बता देंगे कि आप कितना फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं और आपके ही व्यूअर्स के सामने आपका पर्दाफाश कर देंगे। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सब्सक्राइबर्स एंड आई लाइक द फैक्ट कि दे आर लिटरली स्कूलिंग द रेसिस्ट कोरियंस इन द कॉमेंट सेक्शन। अब ये इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स आते हैं वीडियोस देखने के लिए। ये कोई मिथिलेश बैकपैकर का चैनल तो है नहीं जो हिलाने वाले पब्लिक जहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं। तो यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स इंटेलेक्चुअल्स हैं एंड दे आर वेरी मच केपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड स्प्रेड द रियल नॉलेज अबाउट इंडिया। तो मैं तो वैसे ज़्यादा पॉजिटिव में फोकस करता था, आज तक मैंने जितने भी वीडियोज़ दिखाए हैं मेनली पॉजिटिव्स है, बट अभी ये देख के मुझे लगता है कि मुझे कुछ नेगेटिव भी शेयर करना चाहिए ताकि इंडियंस को भी पता चले कि नेगेटिव जो है वो किस किस बारे में नेगेटिव है, और कमेंट सेक्शन में जाके जो है उनका डाउट्स क्लियर करे और इंडिया के बारे में जो नॉलेज है वो स्प्रेड करे। मैं आपको मेरे एक इंडियन फ्रेंड की स्टोरी बताता हूँ। वो पोलैंड में थे और बहुत दिन पहले उन्होंने जो है वो पोलैंड में शिफ्ट किए, वो पोलैंड में योगा सिखाते थे। तो तब जो था कि पोलिश लोग बहुत और भी ज़्यादा रेसिस्ट थे और इंडिया को लेके कुछ भी नॉलेज नहीं था, यही बस फेक नॉलेज जो वेस्टर्न मीडिया दिखाता है बस वही वो मानते थे और ज़्यादा कुछ नॉलेज था नहीं और रेसिस्ट भी थे इंडियंस की ओर। तो मेरा जो दोस्त है ये नहीं कि उसने हार मान ली और देश पोलैंड छोड़ के वो इंडिया वापस आ गए और सोचा कि मुझे तो वहाँ पे जाना ही नहीं है। मतलब ये नहीं हुआ, उसने हार नहीं मानी, उसने सोचा कि ऐसा क्यों है, उसने प्रॉब्लम के रूट में जाना ज़रूरी समझा और फिर रूट से उस प्रॉब्लम को मिटाने की कोशिश करता रहा। और फिर कुछ 5 साल पहले मैंने उसको फ़ोन किया था तो बोला देखो कि अभी जो है पोलैंड में इंडिया को लेके काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है और काफ़ी सारे योगा सेंटर्स खुल गए हैं, काफ़ी सारे जो है इंडियन डांस सेंटर्स खुल गए हैं। तो उसने बहुत प्राउडली बोला कि देखो हो सकता है कि मैं ये बता सकता हूँ कि आई एम वन ऑफ द फ्रंट रनर जिसने इंडिया को लेके अवेयरनेस फैलाई और ये चेंजेस जो है वो लाए। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, रेसिज्म और रेसिस्ट हर देश में ही होता है, लेकिन कुछ देशों में ज़्यादा होते हैं और कुछ देशों में कम होता है। तो एक रास्ता होता है कि आप टोटली जो है कॉन्टैक्ट्स किसी भी और देश से मिटा ले। ऐसे कुछ लोग मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं कि तू ऐसे वीडियोस मत दिखा, फॉरेन से वीडियोस मत दिखा, ये सारे खराब लोग हैं, सारे रेसिस्ट हैं, ऐसे भी कुछ कमेंट्स आते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। और दूसरा है कि अगर कोई किसी देश में कोई चीज़ जो है वो रॉन्ग हो, मैं तो खुल के रिप्लाई करता हूँ। अगर कोई भी रेसिस्ट कमेंट मेरे देश के बारे में पास करता है तो मैं चाहे जहाँ पे भी रहूँ तो मैं उनके देश के जो नेगेटिव्स है वो भी दिखाता हूँ और ये बताता हूँ कि हर देश में ही पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं। तो मैं तो डट के सामना करता हूँ, तो आप भी बिल्कुल डट के सामना कीजिए। मैंने ये कभी नहीं बताया कि अगर कोई भी कुछ ख़राब बोल दे, मेरे चैनल में कभी मैंने ये प्रमोट नहीं किया कि कोई भी फॉरेनर कुछ ख़राब बोले इंडिया के बारे में तो चुप करके सहो। लेकिन इंस्टेड ऑफ टोटली कटिंग ऑफ द कनेक्शन, क्योंकि ये ग्लोबल एज है और फॉरेन देशों से कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो एम्बेसीज में गवर्नमेंट इतना खर्चा नहीं करते, और ये जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप होते हैं उसको भी हर देश के गवर्नमेंट जो है वो बढ़ावा देता है। बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं। तो अगर इंटरनेशनल रिलेशन इतना ही बेकार चीज़ होता और उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती तो हमारे देश के सरकार उस पर स्पेंड नहीं करते। और यूएसए और कुछ इंपेरियलिस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ ये तो चाहते हैं कि एशिया जो है वो हमेशा डिवाइडेड रहे, इनमें कोई यूनिटी ना हो। और एक तो चाइना जो है उसके साथ तो कोई दोस्ती हो नहीं सकती किसी का भी। तो ये जो साउथ कोरिया जापान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया, साउथ कोरिया, जापान ऐसे जो देश है जो बहुत पावरफुल है वो आपस में बना के रखे और एक बहुत अच्छा रिश्ता इन देशों में हो। कल्चरली बहुत सारे चीज़ें हैं जो इन एशियन देशों में बहुत सिमिलर है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़।
तो हम में इतनी सिमिलरिटी है, तो ये जो रिश्ता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसमें अगर कोई भी देश ये इग्नोर करता है तो उसी देश का लॉस है फिर। तो मेरी पॉलिसी तो यही है, कुछ रेसिस के लिए चलो छोड़ो, जाने दो, ये ना करके आई विल बी वन ऑफ द फ्रंट रनर हु विल मेक ए चेंज, जस्ट लाइक माई फ्रेंड अबाउट होम आई जस्ट स्पोक, जो जिसने पोलैंड में ये किया। तो चलिए यहीं पे मैं वीडियो खत्म करूंगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।